स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग पिछले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे और आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन है, जो कि एक क्लोज सिस्टम के लिए या एक तरीके से कह सकते हैं किसी नॉन फ्लो सिस्टम के लिए होता है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फ्लो प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी एक एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके लिए एनर्जी को कैसे हम डिराइव करेंगे। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें इसका जो फार्मूला होता है एक्चुअली जो डिराइव करके हम लोगों ने निकाला था फॉर द किसी भी नॉन क्लोज सिस्टम के लिए, तो ये था del Q is equals to this del du प्लस del ऑफ w, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक दिस dq is equals to du, या फिर आप सिंपली ऐसे लिखिए इसको del ऑफ u प्लस यहाँ पे हो जाएगा dw। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान देना है आपको, जब ये कैपिटल में लिखा जाता है ना u को, तो इसका मतलब होता है कि ये पर केजी में नहीं लिया गया है, यानी जितनी भी ये यूनिट है वो सब या तो किलो जूल में होंगी या जूल में होंगी, जिसमें भी होंगी सब सेम यूनिट में होंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको स्मॉल लिख दिया जाए तो इसका मतलब सबकी सब यूनिट क्या हो जाती हैं, पर केजी, यानी किलो जूल पर केजी में हो जाती हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपने ये निकाला हुआ था। अब आप बताइए कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम का उसके सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दैट मीन्स कि ना तो हीट का न ही वर्क का किसी तरह का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। और आपको पता है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग सबको मिला दिया जाता है तो आप जैसे यूनिवर्स को अगर हम मान लें तो उसको आप बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम में आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जीरो। कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ से अगर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस डेल यू इज इक्वल्स टू जीरो। और डेल यू क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट u2 माइनस u1 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो आप यहां से कहेंगे दिस u1 विल बी इक्वल टू u2, यानी कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। यानी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वही फाइनल इंटरनल एनर्जी होती है, यानी इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम के आइसोलेटेड सिस्टम की वो आपकी कांस्टेंट होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आपका क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये होता है जीरो। दिस इज फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। एक बात थोड़ा सा हम बता दें कि जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था जहां पे हम लोगों ने आर की वैल्यू जो आर नॉट था उसकी वैल्यू निकाली थी, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जब हम लोगों ने निकाली थी तो ये निकाला गया था PV बाई NT से। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 1 बार प्रेशर जब लिया जाता है तो इस 1 बार का मतलब 1 × 10⁵, यानी इतना पास्कल हो गया। इस 1 बार प्रेशर पे और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस पे इसका जो वॉल्यूम कंटेन होता है गैस का वो 22.71 मीटर क्यूब होता है। अब इसका 1 मोल लिया जाए, टेम्परेचर लिया गया है 273.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8314.113। ठीक है, ये इतना होता है जूल पर केजी केल्विन, या फिर आप ये कह सकते हैं 8.314113 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में 0.11 शायद छूट गया था, तो इसको इसलिए यहाँ से ध्यान रखिएगा
कि जो इसकी वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की वो इतनी होती है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और यही चीज जब एयर के लिए निकाली जाती है, आर हम जब एयर के लिए निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, आर नॉट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ये करते हैं। तो यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूलर वेट इसका डिवाइड करते हैं तो एयर का, तो ये 8314.113 डिवाइडेड बाई लगभग 28.69 के आसपास इसका वो होता है, लगभग 29 मान सकते हैं। तो इससे जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 287 होती है। वो बाय डिफॉल्ट आई थिंक 1 लिख गया था, 287 जूल पर किलोग्राम पर केजी केल्विन होती है। ठीक है, तो एयर के लिए जो आर की वैल्यू होती है, दिस इज फॉर द एयर 287 जूल पर केजी केल्विन होती है। अब यही चीज अगर हम एक और बात करें कि जब हम Cp माइनस Cv लिखते हैं दैट इज इक्वल टू आर, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द मेयर्स इक्वेशन। और मेयर्स इक्वेशन में हमको हमेशा पता है कि Cp जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है। ठीक है, Cp जो होगा वो Cv से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे जो ये मेयर्स इक्वेशन है जिसमें Cp माइनस Cv है, तो एयर के लिए जो Cp की वैल्यू होती है वो होती है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, जबकि Cv की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल जब भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पे बार बार एयर का जिक्र आएगा और उसमें इसकी वैल्यू जो है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता हो गई 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इतनी जो बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस वैल्यू इज अप्लीकेबल फॉर द एयर। ठीक है, तो एयर की जो कंडीशन होगी उसके लिए ये वैल्यू आपकी एप्लीकेबल रहती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम में आप देख रहे हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके एप्लीकेशंस की, कि उसके एप्लीकेशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो देख रहे हैं, ठीक है, वो नॉन फ्लो या फिर किसी क्लोज सिस्टम के लिए उसका कैसी एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग आपकी लगी हुई है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज फॉर द नॉन फ्लो या फिर क्लोज सिस्टम, नॉन फ्लो प्रोसेस या क्लोज सिस्टम के लिए। ये देखिए, ये जितने भी आपके ये डेरिवेशंस इसमें डिराइव होंगे, जो चीजें निकल के आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इससे ही आपका बेसिक्स जो होगा वो क्लियर होता जाएगा कि पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं, टीएस डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज आपको क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। हमेशा याद रखिए कि जो हम प्रोसेस निकाल रहे हैं वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही पीडीवी वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमने जो वर्क निकाला हुआ है आपका जो W है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये पीडीवी जो वर्क निकाला गया है दिस इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम के लिए है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्क है और यही हमेशा आपको यहाँ पे यूज करना है। अब ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस का दूसरा जो नाम है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जितनी बातें होती जाएंगी सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसका दूसरा नाम होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं आप। एक कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर में मान लीजिए कि गैस भरी हुई है। ठीक है, नीचे से आप इसको हीट दे रहे हैं, तो जब आप इसको हीट देंगे और ऊपर का पोर्शन यहाँ पे स्टॉपर लगा करके, ये फिक्स स्टॉपर है। ठीक, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये यहाँ पे इसके स्टॉपर्स हैं जो कि फिक्स हैं। जब फिक्स हैं तो जब भी आप गैस को आप यहाँ पे हीट देंगे तो किसी तरीके से इसको छोड़ के भाग नहीं पाएगा। ठीक है, जब ये भाग नहीं पाएगा तो इसका मतलब ओवरऑल इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि चारों तरफ की जो बाउंड्री इसकी है वो क्या हो गई,
कांस्टेंट। जब बाउंड्री कांस्टेंट है तो यहाँ से आप वर्क इसका फाइंड आउट करेंगे और वर्क कैसे निकालेंगे 1 to 2 pdv और यहाँ से आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 pdv। जब आप देखेंगे इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं p ऑफ v2 माइनस v1। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो v1 है वो इक्वल टू v2 है इक्वल टू v है। इसका मतलब है कि जो फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे दिस विल बी इक्वल टू p इंटू v माइनस v एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो वर्क डन आपका आ रहा है वो 0 हुआ। अब आप खुद ही कहते हैं कि वर्क डन तभी होगा क्योंकि ये एक बाउंड्री फिनोमेना है, बाउंड्री का सिस्टम है। वर्क तभी अपीयर होगा या तभी दिखेगा जब तक बाउंड्री का कोई एक पार्ट जो है वो मूवमेंट नहीं करता, डिस्प्लेस नहीं होता। तो यहाँ तो क्या है चारों के चारों पार्ट फिक्स हैं, इसमें से बाउंड्री का कोई एक सिंगल पार्ट यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्क डन उसका क्या होना चाहिए 0। अब टोटल जो वर्क है, चूंकि जब हम इक्वेशंस लिखते हैं दिस dq इज इक्वल्स टू del u प्लस dw, तो यहाँ जो dw होता है ये एक्चुअली टोटल वर्क बताता है। अब टोटल वर्क का क्या मतलब है, टोटल वर्क में मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है और भी जितने भी काइनेटिक जितने भी टाइप के वर्क हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वर्क हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क भी इसमें शामिल है। लेकिन जो ये सिस्टम है उस सिस्टम में केवल और केवल कौन सा वर्क हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क है ना ही यहाँ सॉफ्ट लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए केवल और केवल कौन सा वर्क है यहाँ पे, इसलिए टोटल वर्क इसका माना जाता है क्या डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है वो हो गया 0। यानी इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखें कि जो dq है वो इक्वल टू del u के बराबर होगा। ये क्या बताता है आपको, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला, ये पता चला पहला कि अगर आप रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हैं या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में हैं तो इस कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। वॉल्यूम 0 होगा, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी इसका वर्क डन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वर्क वो 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क 0 होगा तो जो भी हीट आप इस सिस्टम को देंगे, सिस्टम यानी कि गैस, इस सिस्टम को जो भी आप हीट देंगे वो किस फॉर्म में जाएगी, केवल और केवल उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। यानी कि जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। तो हीट जो होगी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हीट जो होगी वो इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम की बात। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट और वर्क दोनों सेम है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से हीट निकालें du दिस del u इज इक्वल टू, तो आपको पता है टोटल मास के m है इसका, ये हो जाएगा mc dt, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं mcv इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, दिस विल बी द इम्पोर्टेंट। यानी अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी निकालिए, तब भी आप यही फार्मूला लगाएंगे mcv dt। और अगर पूछा जाए हीट ट्रांसफर बताइए, तब भी आप यही लगाएंगे mcv dt। यानी कि इंटरनल एनर्जी और हीट ट्रांसफर दोनों ही क्या है यहाँ पे सेम है। क्लियर। अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है इसका पीवी डायग्राम बनाना। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं जिनको कंफ्यूजन बहुत होता है कि हम पीवी डायग्राम किस तरीके से ड्रा करें। ठीक, अब आप देखिए जरा, आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जो हीट दे रहे हैं इसमें, ये लगातार क्या कर रहा है, इसमें हीट इसको दे रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो रही है, जो हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में जा रही है। ठीक है, तो अगर इंटरनल एनर्जी में जा रही है तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन क्या होती है, इस तरह से हम खींचते हैं, क्योंकि देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा इधर, प्रेशर इधर बढ़ेगा। क्लियर हो रही। तो अगर हम लगातार हीट देते जाएं तो जो गैस होगी वो क्या होगी, और इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो अगर वेपर है तो वो सुपर हीटेड में बदलेंगे। यानी कि इसका जो प्रेशर होगा वो लगभग ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में इसका प्रेशर तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा अगर हीट दे रहे हैं, और अगर हीट रिलीज कर रहे हैं तो हीट रिलीज करेगा तो हो सकता है फेज चेंज करे तो इसका फिर प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। तो इसका जो प्रोसेस है वो इसलिए चाहे इधर दिखाइए चाहे इधर दिखाइए, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की हीट दे रहे हैं या हीट उससे रिलीज कर रहे हैं, दोनों के केस में ही हो जाएगा। एक लाइन का मतलब है कि ये इस पॉइंट पे केवल और केवल एक वैल्यू शो कर रही है इस वॉल्यूम की,
तो ये लाइन हम चाहे इनफाइनाइट तक खींच के लेके चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन इसका जो प्रेशर है वो देखिए जरा, यहाँ पे अगर हम कहें कि इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, तो इस पॉइंट पे भी अगर जाएंगे तब भी इसका वॉल्यूम V1 ही है, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो यहाँ का इसका प्रेशर क्या हो गया, P2। दूसरी बात और कि जब आप कहते हैं कि पीवी डायग्राम जो होता है उस पे जो डायग्राम बनता है या जो प्रोसेस होता है उसके अंडर जो एरिया आती है वो एरिया रिप्रेजेंट करती है उसका वर्क डन। तो यहाँ पे देखिए पी और वी वाला जो पोर्शन है वो चूंकि सीधी लाइन में है इसलिए इसमें कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है इस वी वाले पार्ट पे, इसलिए यहाँ पे इसका वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि कोई एरिया कंटेंट नहीं कर रहा है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में आपने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ क्या होगा, सीधे चला जाएगा, ठीक, वॉल्यूम कहीं से चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर यहीं पे हम टीएस डायग्राम बना लें, थोड़ा सा हम टीएस के बारे में अभी हमें नहीं पता होगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा टीएस जो है वो यहाँ से जानते चलेंगे, बाद में जब आप एंट्रोपी और उसके बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो एक ग्राफ को और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए टेम्परेचर और एंट्रोपी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब दो नोन क्वांटिटी के बीच में कोई तीसरी क्वांटिटी खींचनी होती जो कि अननोन होती है तो दो नोन क्वांटिटी पे हमेशा कर्वेचर फॉर्म में ही उसका ग्राफ बनता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए अगर टेम्परेचर और एंट्रोपी है, ये दो नोन क्वांटिटी हैं, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे एंट्रोपी, लेकिन हमें ग्राफ किसका खींचना है, वॉल्यूम का, कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम एक तरीके से यहाँ पे एक इन दोनों नोन क्वांटिटी पे अननोन है। तो इसका एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो वॉल्यूम वाला पार्ट होगा वो कैसा ग्राफ बनाएगा, कर्वेचर फॉर्म में ही बनाएगा। अब देखिए आप हीट दे रहे हैं तो जब आप हीट देते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, लगातार बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है इसका मतलब वहां पे उसका हीट देने का मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो लगातार इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब चाहे आप रिसर्च देखिए, अगर इस पॉइंट को आप कंसीडर करिए, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये एंट्रोपी S1 हुई और इस पॉइंट को आप कंसीडर करिए, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी S2 हुई, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब टीएस डायग्राम बनाया जाता है और उस पे जो एरिया मिलता है वो हमेशा हीट रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट दी गई या रिलीज हुई। तो यहाँ देखिए एरिया मिल रहा है, इसका मतलब इसमें हीट दी गई है या ली गई है, तो जाहिर सी बात है हीट की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, ठीक। अब ये जो वैल्यू है जब आपने टेम्परेचर दिया तो एंट्रोपी बढ़ती ही बढ़ती है इन रिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। अगर आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को तो लगातार एंट्रोपी बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट आए। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एंट्रोपी हमेशा घटेगी, हीट ऐड हो रही है सिस्टम में तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी चूंकि लगातार बढ़ती जाएगी अगर इधर जाएगी और अगर हीट रिलीज करेगी तो लगातार ये घटती जाएगी, इसलिए इसका कर्व जो होगा वो इस तरह से होगा। अगर आप ये कहें कि मान लीजिए हम कर्व इस तरह से बना दें तो आप जरा खुद ही देखिए कि पहले यहाँ एंट्रोपी यहाँ इतना है, यहाँ पे जाने पे बढ़ गई एंट्रोपी, लेकिन आप टेम्परेचर को देखिए पहले बढ़ रहा है फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या घटना शुरू होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। लगातार जब आप हीट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, केवल और केवल बढ़ता रहेगा टेम्परेचर। तो किसी भी तरीके से अगर आप ग्राफ को सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ आएगा। तो यहाँ से आपने देख लिया कि इसका पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से ये आपने जान लिया कि जो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसका दूसरा नाम आइसोकोरिक है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि अगला जो हमारा प्रोसेस है सेकंड इज द कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है आइसोबारिक। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज भी होते हैं कि आइसोबारिक आइसोकोरिक कैसे करें। देखिए बार किसकी यूनिट होती है, बार एक्चुअली जो होती है दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसलिए इसका आइसोबारिक, आइसो मीन्स होता है इक्वल या बराबर, ठीक है। तो बराबर प्रेशर या जहां पे बना रहे उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर ये कहते हैं कि दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक कहने का मतलब हमने पहले ही कह दिया कि इसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो ये कहता है दिस डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू,
ठीक है। तो यहाँ से जो dw है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 pdv, या आप ये कह सकते हैं कि w इज इक्वल टू p इंटू v2 माइनस v1। यहाँ पे देखिए प्रेशर चूंकि क्या है, कांस्टेंट है पूरे में, इसलिए p इंटू v2 माइनस v1 हुआ। ठीक है, यानी कि जो वर्क आप निकालेंगे वो हमेशा इसकी वैल्यू इससे निकलेगी। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप इस वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dq इज इक्वल्स टू, क्या होगा, इसको देखेंगे तो m cv t2 माइनस t1 प्लस। ठीक है। अब ये आपकी जो वैल्यू है, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा u2 माइनस u1 प्लस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी p इंटू v2 माइनस v1। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस u2 प्लस pv2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस यहाँ से हो जाएगा u1 प्लस pv1, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया हमने। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, h2 के, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, h1 के। ठीक है, क्योंकि आपका जो एंथैल्पी होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV के बराबर होता है, ये होता है ना एंथैल्पी। तो ये वैल्यू जो है H2 माइनस H1 हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, mCp इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर पे कंसीडर होता है। तो यहाँ से जो dq है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस dq इज इक्वल्स टू, या फिर आप ये कह सकते हैं इंटीग्रेट कर लेंगे ये पूरा पोर्शन, दिस इज द q, तो q इज इक्वल्स टू आ जाएगा mCp इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, दिस इज फॉर द आइसोबारिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और वर्क कितना निकल के आया, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, इसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा। इतनी बात आपने यहाँ से देख ली। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसका पीवी डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, पीवी डायग्राम अगर आप देखें, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम, प्रेशर इधर बढ़ेगा और वॉल्यूम इधर बढ़ेगा। आपने कहा प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू आप दिखाएंगे, इस तरीके से ग्राफ आपका रिप्रेजेंट होगा, लाइन इस तरह से, क्योंकि ये केवल एक पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है, आप इसको इनफाइनाइट तक लेके चले जाइए लेकिन प्रेशर वही रहेगा। लेकिन वॉल्यूम आप देखिए, अगर इस पॉइंट पे आप देखते हैं तो इसका वॉल्यूम मान लिया आपने ये V1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपने देखा तो ये V2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बीच में आप क्या देख रहे हैं, ये इतना एरिया मिल गया। तो एरिया मिला, इसका मतलब पीवी पे जो एरिया मिलता है वो क्या बताता है, ये हमेशा आपको बताता है कि वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, यानी अगर इसका एरिया हमें पता करना हो तो हम ये बता देंगे कि इसका वर्क डन कितना हुआ, तो आप ये कहोगे यहाँ का प्रेशर अगर P है तो चेंज इन ये और इसकी लेंथ दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। ये आप यहाँ से वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ से आती है कि इसमें जो TS डायग्राम है वो किस तरीके से बनाएंगे, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का डायग्राम। यहाँ भी आप वही काम कर रहे हैं, आपने प्रेशर वाला पार्ट थोड़ा सा हम आपको बताए नहीं। यहाँ पे देखिए जो फिगर वाला पार्ट है कि हम किस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को देख सकते हैं एक्चुअली, तो ये वाला पार्ट आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप एक कंटेनर लीजिए, ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया गया है, इसके ऊपर आप क्या करिए, एक वेट रख दीजिए, ये वेट W है, इसके अंदर क्या है, गैस है, गैस एक सिस्टम होगा। ठीक है, और इस सिस्टम के लिए आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे हीट दी जा रही है, तो जब हीट दी जाएगी तो ये इस पार्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, यानी गैसेज जो होंगी वो यहाँ से इक्वल प्रेशर्स अप्लाई करेंगे इसके वॉल पे। तो जितना प्रेशर ये यहाँ से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक उसका उतना वेट यहाँ पे जब आप रख देंगे तो ये कांस्टेंट रेट से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हमेशा क्या बनाएगा, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, यानी इस पे आपने वेट रख दिया इसके प्रेशर के बराबर, इसलिए ऐसा हुआ, तो ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस हो गया। अब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है, तो हीट तो आप दे ही रहे हैं, ये हीट सोर्स है। ठीक है, जो हीट आप दे रहे हैं तो हीट से एंट्रोपी लगातार क्या होगी, ये बढ़ती है। ठीक है, अगर घट रही हीट रिलीज हो रही है इससे, तो उस कंडीशन में यहाँ से हीट रिलीज होगी तो एंट्रोपी घटेगी, और हीट बढ़ेगी, हीट दी जाएगी तो ये बढ़ेगी। और टेम्परेचर अगर हीट दी जा रही तो बढ़ रहा है, हीट रिलीज हो रही तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसी तरह का ग्राफ तो प्रेशर वॉल्यूम का भी बना था, तो कैसे आप जानेंगे कि कौन सा प्रेशर का कौन सा वॉल्यूम का? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का डायग्राम खींचें, ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ इस तरीके से होंगे। अब कौन सा वॉल्यूम का होगा? वॉल्यूम का ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम का, और नीचे वाला जो हो जाता है ये होता है कांस्टेंट प्रेशर का। एक्चुअल में क्या होता है कि जो वॉल्यूम वाला पार्ट होता है इसका जो ग्राफ होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ V वाला है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ग्रेटर देन होता है स्लोप ऑफ P वाले पार्ट से, ठीक है। तो जब भी इस तरह से पूछा जाएगा तो आप हमेशा यही कहोगे कि जो वॉल्यूम वाला पार्ट है वो ऊपर का है और नीचे वाला पार्ट जो है वो प्रेशर का है, ठीक है। आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, देखिए, ठीक। अब इस डायग्राम को हम ओरिजिनली इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एक लाइन ऐसे लें तो इस तरीके से और इस तरीके से, तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट, ये P है ये P है, तो ये दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए गए। यानी कि ये वाला पार्ट अब क्या बता रहा है? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये वाला पार्ट क्या है? V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्योंकि इसका जो आप स्लोप देखेंगे, ये स्लोप है रेदर देन ये स्लोप, ये स्लीपर ज्यादा होता है, धनेला ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा खड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा वर्टिकल होने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि जो दो अलग अलग पार्ट हैं आपके, इसमें आपको अगर पहचानना होगा कि कौन सा वॉल्यूम का है कांस्टेंट और कौन सा कांस्टेंट प्रेशर का है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक। आपको डायरेक्टली क्या किया जाता है क्वेश्चंस में, इस तरह से दे दिया जाता है, ऐसे एक डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, और इस तरह से करके दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी भी जो डायग्राम बना है, ये मान लीजिए एक प्रोसेस ए है दूसरा बी है, तो कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम को और कौन सा कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है? तो आप क्या कहेंगे, जब इस तरह से होगा तो ए वाला कांस्टेंट वॉल्यूम को और बी वाला कांस्टेंट प्रेशर को। और अगर इसी डायग्राम को इस तरह से कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसको ए और इसको बी कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? ए वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर को और बी वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को देख करके तुरंत बता देंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हीट दी गई वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, यानी कि एक तो वर्क भी करेगी और दूसरा इंटरनल एनर्जी में खर्च होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जो हीट आप कांस्टेंट प्रेशर में या आइसोबारिक के लिए देते हैं वो एक्चुअल में उसकी जो इंथैल्पी होती है उसमें खर्च होती है। यानी इंथैल्पी वाले पार्ट में, इंथैल्पी के ही टर्म में उसकी हीट जो है वो जाती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। ठीक, इतनी बात आपने यहाँ से जान ली। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ है वो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, वो तीसरे सिस्टम में या तीसरे प्रोसेस के लिए लगा रहे हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। एक बार आप अगर चाहें तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट। हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, आपको पता है इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। दिस इज जो थर्ड पार्ट है, दिस इज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। दिस इज फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस कहने का मतलब जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए आप कि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि हम अगर कहें कि जो परफेक्ट गैस इक्वेशन होता है वो होता है PV = RT, ठीक है। अगर हम बात करें कि PV = RT, आइए तो यहाँ से ये हम जो पार्ट ले रहे हैं दिस इज फॉर m kg, ठीक है, kg मोल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो PV = mRT यहाँ से आ गया। अब अगर देखिए यहाँ से कि जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये T क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जो मास हम लेंगे वो फिक्स होगा, R की वैल्यू भी फिक्स होगी, इसलिए ये ओवरऑल एक नया कांस्टेंट बनेगा और हम इसको कह सकते हैं PV = कांस्टेंट। यानी कि दो चीज निकल के, या तो हम कहें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है या हम कहें कि PV कांस्टेंट है, ये दोनों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों कांस्टेंट है यानी इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिए C। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बना लो
क्यों चलेगा क्या, बोला कोई दिक्कत नहीं। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पीवी इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है, यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो हम चूंकि क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम देखें डी क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आ रहा है। तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू है एक्चुअली इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है कैसे, दिस वन इज इक्वल टू 1 to 2 ये आपका पी डी वी, ठीक है। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले रहे हैं तो W इज इक्वल टू यह आ जाएगा P ऑफ डी वी 1 to 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू एक्चुअल में देखिए यहाँ से P इज इक्वल P इंटू डी वी, अब देखिए यहाँ P का टर्म है, यहाँ डी वी है, तो जब तक यहाँ P का टर्म नहीं आएगा तब तक ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो इस वाली कंडीशंस के लिए अगर आप देखें तो पी वी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट लिया गया है, यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट करें तो C बाई वी आ जाएगा, ठीक है। अब C बाई वी वाली वैल्यू यहाँ हम रख लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 C बाई वी ऑफ डी वी, ठीक है। अब 1 बाई वी यानी C को हम बाहर ले लें तो जो वर्क डन है ये आपका बाहर आ गया, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 बाई वी का आप डी वी, ये कितना हो जाएगा log ई बेस पे v, और ये पूरी वैल्यू 1 से 2 में जाएगी, ये हो जाएगा c इंटू log ई बेस पे v2 बाई v1, ठीक है। c यानी कांस्टेंट है, आप क्या कर रहे हैं कि pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो p1 v1 है वो बराबर होगा P2 V2 के, बराबर होगा P3 V3 के, इस तरह से चाहे जितना लेते जाइए आप, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है अगर हम एक 1 के लिए कंडीशंस के लिए ले रहे हैं तो हम लिख देंगे P1 V1 log ई बेस पे P2 बाई V1, या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं P2 V2 log ई बेस पे V2 बाई V1, जो भी अवेलेबल होगा उसको हम यहाँ पे पहले लिख देंगे। और यही चीज अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप P1 V1 अपॉन RT1 लिखते हैं ना, ठीक है, बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब देखिए चूंकि T1 T2 बराबर है तो हट गए, तो यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे कि V2 बाई V1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये हो जाएगा P1 बाई P2 के, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हैं कि वर्क डन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी P1 V1 log ई बेस पे V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 V1 log ई बेस पे P1 बाई P2, ठीक है। या PV इक्वल टू MRT भी होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं MRT1 log V1, ये हो जाएगा V1 बाई V2, ठीक है। या फिर सॉरी V2 बाई V1 V1, या फिर MRT1 log ई बेस पे P1 बाई। तो किसी भी तरीके से अगर आप इसका वर्क फाइंड आउट करना चाहें तो ये सारी वैल्यू जो भी अवेलेबल होगी क्वेश्चंस में वो सारा आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, इन सब में से जो भी अवेलेबल होगा आप उससे इसके वर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो लॉगरिथमिक है वो ई बेस पे है, एक्सपोनेंशियल बेसिस है, इसलिए इस बात को ही हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट आपने निकाल लिया ये तो वर्क डन का हुआ, ठीक। इक्वेशन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो dq है, इस dq के इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखें कि दिस dq इज इक्वल्स टू, तो आप इसको रख लेंगे mcv इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस इसका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आपने कहा कि जो T1 है वो T2 के बराबर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पार्ट पूरा हो गया 0। अब ये 0 हो गया तो इसका यहाँ से हुआ कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू के, ठीक है। अब यहाँ देखो आप कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जो आप यहाँ हीट दे रहे हैं वो किसके फॉर्म में जा रही है, केवल और केवल जाएगी वर्क के फॉर्म में, यानी जितनी हीट आप देते जाएंगे वो वर्क के फॉर्म में कंज्यूम होती जाएगी, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने कहा कि एक आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ से लगातार आप यहाँ पे हीट इसको दे रहे हैं, इसका आपने हीट सोर्स यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये आपने जो रखा हुआ है इसका जो पिस्टन वो मूवेबल है, तीनों तरफ से ये क्या फिक्स है। अब हीट आप देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका ये प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, जब प्रेशर लगेगा तो ये पार्ट इधर क्या करेगा, मूव करेगा कि नहीं। जब ये पार्ट मूव करेगा ऊपर की तरफ तो आप देखिए
कि ये एक कांस्टेंट रेट से, जितने रेट से आप हीट दे रहे हैं उसी कांस्टेंट रेट से ही लगातार ऊपर धीरे धीरे मूव करेगा। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो। याद रखिएगा कि अगर प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है, एक तरीके से स्लोवेस्ट में जाता है, तो वो हमेशा एक आइसोथर्मल प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बहुत ही स्लोवेस्ट प्रोसेस में चल रहा है तो आइसोथर्मल होगा, और बहुत ही फास्टेस्ट में अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में वो एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल बहुत ही स्लो है, इसका मतलब जितना आप वहां पे हीट दे रहे हैं वो वर्क के फॉर्म में कंज्यूम होता जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर ये हीट रिलीज कर रहा है तो वर्क के फॉर्म में वो उतना एनर्जी लेता जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता रहता है। अगर ये करता है तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात तो आपकी कंफर्म हो गई। यहाँ से जो हीट देंगे वो वर्क होगा, और इसी यानी कि हीट और वर्क दोनों का ही फार्मूला अगर आपसे कहा जाए तो आप यही लिखोगे P1 V1 log E बेस पे V1 by V2 या इक्वल टू P1 V1 log E बेस पे P1 by P2, या फिर आप ये लिखेंगे MRT1 log E बेस पे P1 by V2, या फिर इसी को इक्वल टू P1 by P2 भी कर सकते हैं। तो ये वर्क और हीट दोनों का ही फार्मूला होगा और दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो उस हीट को क्या करेगा, वर्क में ट्रांसफर करता जाएगा, यानी वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा। दूसरी बात, इसमें इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफी मायने रखता है कि ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से इसका रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ऊपर वाला पार्ट हटा दे रहा हूं। अब ये जो ग्राफिकल पार्ट होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये देखिए कि ग्राफिकली ये किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें, ठीक है, दिस वन इज द पीवी डायग्राम, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, आपको पता वॉल्यूम इधर बढ़ेगा और प्रेशर इधर बढ़ेगा। देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से अगर आप कहें कि P इज प्रोपोर्शनल टू द C by V, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू 1 by V। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, यानी कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटने लगेगा, या अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे यानी आप यही कहिए कि अगर मान लीजिए आप इसको दबाना शुरू करिए तो वॉल्यूम यहाँ आ गया, पहले वॉल्यूम यहाँ था, अब वॉल्यूम घट गया। ठीक है, अगर दूसरी बात कहें कि मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ाना शुरू करिए तो पहले ये यहाँ है तो वॉल्यूम बढ़ के अगर यहाँ हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो दोनों क्या है, दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ग्राफ होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ठीक है, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइपरबोलिक का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कौन से प्रोसेस का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपरबोलिक का जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो होता है हमेशा आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का। ठीक है, अब देखिए अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब जरा हम समझ लेते हैं, हमने कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे से क्या है, हम प्रोसेस को दोनों तरफ दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं पता है कि किधर चल रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ दिखा सकते हैं। अगर हम कहें कि मान लीजिए ये 1 है और ये 1 से 2 की तरफ आ रहा है, तो देखिए 1 से 2 की तरफ जैसे जैसे आ रहा है इसके एक एक पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम लगातार जो है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और प्रेशर इसका लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर प्रेशर वाले पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें तो प्रेशर पहले देखिए यहाँ था, अब ये घट के नीचे की तरफ यहाँ आ गया। तो अगर ये कहें कि यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, V1 था, और यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसका जो है ये एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि इस वाले पार्ट में जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम है वो एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें वर्क डन हो रहा है, तो कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो होगा वो होगा, और इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस तरह का ग्राफ दिया जाए
और आपसे कहा जाए कि आप फाइंड आउट करिए कि यहाँ पे कितना वर्क होगा, तो आप हमेशा सीधे यही फार्मूला लगाएंगे P1 V1 ln e बेस से P1 V1 बाई V2 या फिर P1 बाई P2, ये लगा करके आप फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू को। ठीक है, दूसरी, अगर मान लीजिए टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का भी डायग्राम यहाँ ड्रा करना हो, तो T वर्सेस S, आपको पता क्या है यहाँ इस प्रोसेस में कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर तो नोन क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हीट चूंकि अगर देते जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी इधर बढ़ती है, टेम्परेचर इधर बढ़ता है। एक पॉइंट पे ले रहा है इसलिए इनफाइनाइट तक चले जाइए तब भी इसका टेम्परेचर क्या होगा, एक ही पॉइंट का रिप्रेजेंट करेगा, ये लगातार कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टेम्परेचर का जो पार्ट है ये लगातार यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए जब आप इसको यहाँ ड्रा करेंगे तो इस वाले पार्ट में एरिया मिल रहा है, तो आप हमेशा जब टीपी टी और यस पे जो डायग्राम मिलता है वो हमेशा हीट रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में हीट भी ट्रांसफर हो रही है। ठीक, तो टेम्परेचर वर्सेस का ये डायग्राम हो गया आपका टीएस डायग्राम। अब दूसरी बात ये है कि इस जो डायग्राम के ऊपर दिया हुआ है, इस डायग्राम का स्लोप अगर हमें पता करना हो कि कैसे इसका स्लोप पता करते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, स्लोप का मतलब होता है कि अगर इस डायग्राम पे आप एक कोई इस तरह का पार्ट, एक ऐसा ट्रायंगल ड्रा करें, ठीक है, ऐसे इस तरह से यहाँ से लगती हुई पार्ट पे एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर दें और लगभग इसको सीधी रेखा माने, तो यहाँ पे इसका एंगल आप ऐसे थीटा समझ लीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखना हो तो ये पार्ट अगर आपका डेल पी का रिप्रेजेंट करता है छोटा पार्ट, या ऐसे कहिए डीपी, और इधर वाला पार्ट मान लीजिए डीवी रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा डीपी बाई डीवी। ठीक है, तो ये डीपी बाई डीवी tan थीटा है, यानी यही क्या है, स्लोप है इसका, तो ये डीपी बाई डीवी होता है। तो डीपी बाई डीवी अगर हम निकाल लें तो इसका स्लोप हमें पता हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए हम क्या लिखते हैं, दिस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पीवी इज इक्वल टू सी। अब अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें इसका, तो हम क्या लिखेंगे इसका, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ऑलवेज 0। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, और आपको निकालना है क्या, डीपी बाई डीवी, तो आप यही लिख सकते हैं इसको कि दिस पी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डीपी बाई डीवी, या फिर आप लिख सकते हैं दिस डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ठीक है ना, तो ये आपका जो है माइनस पी बाई वी, ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां से आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का ये स्लोप देख लिया। ठीक है, द स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे डायरेक्टली इसका स्लोप क्या होगा, तो माइनस पी बाई वी होगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका पार्ट है जो वो एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए, मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि आपका जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करेगा, बाकी के और जो प्रोसेस हैं उस पर हम किस तरह से चीज़ों को लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मिलते हैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से उस नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।